बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंटरप्रेन्योरशिप की कुछ ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंटरप्रेन्योर्स की डेफिनेशंस, उनकी बेनिफिट्स प्लस उन अदारों के बारे में पढ़ा था जो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए सपोर्ट करते हैं। इंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत से फ़ायदे होते हैं बनने के बाद, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं उन्हें हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहला जो नुकसान होता है वो तो ये है कि नौकरी की तरह आमदन फिक्स नहीं होती। कभी सेल्स ज़्यादा होने पर कमाई ज़्यादा हो जाती है तो कभी बिल्कुल कम। और इसकी जो सेकंड हमारे पास इसका ड्रॉबैक है कि सरमाया डूबने का रिस्क बहुत होता है, नाकामी का ख़तरा हमेशा रहता है और नुकसान की सूरत में सारा का सारा जो हमने इन्वेस्टमेंट की होती है वो खसारा बन जाती है, हमारी जो सरमायाकारी होती है वो ज़ाया हो जाती है। इसके अलावा जैसे हमारी नौकरी के अंदर तो ये होता है ना कि 9 to 5 हमारी टाइमिंग होती है, लेकिन जब हम कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार की पे डिपेंड करता है कि हमें उसको कितना टाइम देना है। कभी कभार हमारे जो कारोबार होते हैं वहाँ पर हमें दिन रात काम करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अब जब हम कोई भी नई डायरेक्शन में जाते हैं तो फैमिली प्रेशर आता है। अब ये फैमिली प्रेशर किस तरह से आता है कि शुरुआत में फंड्स कम हो जाते हैं। जब हम अपनी ज़्यादा जो सेविंग्स होती हैं वो अपने बिजनेस पर लगा रहे होते हैं तो हमारा तर्ज ज़िंदगी मुतासिर हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी आप पर ही होती है और आप किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इसी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। अब जब आपकी इनकम कम होती है तो ख़ानदान का दबाव होता है और मार्केट के रोज़ रोज़ जो चेंजेस आ रही होती हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मास्क का, तो जैसे कोरोना आई थी तो अचानक से क्या हुआ कि कोरोना की वैक्सीनेशन आ गई और जो मास्क की जो डिमांड थी वो कम हो गई। तो क्या हुआ कि मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया, तो आप डिस्करेज हो जाते हैं। इसी तरह जो आपकी आमदनी होती है वो अनसर्टेन होती है और घर के अखराजात और समाजी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। ये स्टूडेंट आपके पेपर में तो नहीं आते लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अब एक और नुकसान जो आता है हमारे पास वो ये है कि डेडलाइन पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, आप जाहिर सी बात है कुछ डेडलाइंस होती हैं काम करने की, और बेहतरीन प्लानिंग के बावजूद भी आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं होती, क्योंकि आपने न्यू काम स्टार्ट किया होता है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि कस्टमर्स मार्केट के जो रुझानात होते हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, आपके बिजनेस के डाउन होने का भी खतरा होता है। अब देखें, नोकिया ने प्लानिंग अच्छी की थी, उन्होंने सारी जो मैनेजमेंट थी, अपनी जो चीज़ें थी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की थी, लेकिन स्मार्टफोन्स के ट्रेंड को फॉलो नहीं किया था। तो यही वजह है कि नोकिया की जो कंपनी थी बहुत अच्छी होने के बावजूद गिर गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ मोटिवेशन, लोग अपना बिजनेस शुरू करने की तरफ क्यों आते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो उनको इंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ देते हैं, इंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ देते हैं। अब ये इंडिकेटर कौन से हो सकते हैं, परचेजिंग पावर हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकती है या डिफ्लेशन, महंगाई या महंगाई में कमी, लोन रेट हो सकते हैं, प्राइस कंपटीशन हो सकता है किसी भी आइटम को लेकर, ग्रोथ रेट, टैक्स डेबिट्स एंड ग्लोबल टाइड्स। तो ये वाली चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं इंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ के लिए। ये एमसीक्यूज कुछ इस तरह से आता है कि इनके अंदर से आपको एमसीक्यूज का ठीक सेट दिए जाएंगे 3, और कुछ ऐसे आपके पास एलिमेंट्स डाल दिए जाएंगे, इंडिकेटर्स, जो इसमें से नहीं है। तो आपने चूज करना होगा कि कौन से करेक्ट इंडिकेटर्स हैं। तो ये एमसीक्यूज आपका बहुत रिपीट भी होता है। अब यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दी गई है वो आपके पास सी पैक की है। गवादर में सी पैक के मंसूबों की वजह से पूरी दुनिया के लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो ये भी एक हमारे पास फैक्टर था। इसके बाद हमारा डेमोग्राफिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे अकलियतों की अपनी कुछ स्पेसिफिक ज़रूरियात होती हैं, उनके अपने फेस्टिवल होते हैं जहां बिजनेस किया जा सकता है। वैसे आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में ठीक ठाक अकलियतें रहती हैं, तो बहुत सारे लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो अगर किसी को ये आइडिया आता है कि वो उनके फेस्टिवल के बारे में या फिर उनका जो कल्चर है उसको प्रमोट करें, तो ये चीज़ भी बड़ी वैल्यूएबल हो सकती है। 25 साल से कम उम्र की जो बड़ी आबादी है वो नौकरियां ढूंढने की बजाय अगर नौकरी देने वाला बनना चाहे तो ये बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है, क्योंकि जब एक मुल्क के अंदर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, लेकिन देखें अब पाकिस्तान की जो मैक्सिमम आबादी है वो 25 साल की एज तक है, यानी कि टॉप है उनका बिल्कुल एज का। तो क्या होता है कि हर किसी को जॉब चाहिए,
कोई भी मुल्क इतनी ज़्यादा जॉब की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। तो जो नौजवान हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह से नौकरियां क्रिएट करें, ना कि तलाश करें। अब एक और एलिमेंट आ जाता है कि जो सिटीज़ होते हैं, अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर कपल्स काम करते हैं, यानी कि मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। तो उनके लिए क्या डिफ़िकल्टी आती है कि उनके लिए घर की देखभाल के लिए कोई ऐसा काम करना होता है, या फिर खाना पकाना स्पेशली, वो खाना पकाने के लिए काफ़ी उनके लिए टफ होता है, बिकॉज़ दोनों ने अपने काम पर जाना होता है। तो अगर कोई इस तरह का काम कर दे कि उनके लिए एक अच्छा, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली उनको मील प्रोवाइड कर दिया जाए, कोई ऐसी ऐप लॉन्च कर दी जाए, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी काम कर रही हैं, फूड पैंडाज और भी बहुत सारी हैं। तो इस तरह के जो आइडियाज़ होते हैं ये बहुत हिट करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बिज़नेस में आ रही हैं। जिस तरह अब गैर मनसूबाबंदी शहरों के फैलाव से भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए बिज़नेस के लिए नए नए मौक़े पेश होते हैं, और बहुत सारे लोग नौकरी के साथ पार्ट टाइम बिज़नेस भी करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी कोई मसला आता है तो मसले के दो रुख होते हैं। अब हमारी मर्जी है कि उसको हम नेगेटिव साइड पर लेकर सोचें या उसके अंदर से हम पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालें। तो हमेशा हर चीज़ के दो रुख होते हैं। अगर आबादी बढ़ रही है तो इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी प्लानिंग भी तो कर सकते हैं ना, कि हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों, वो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। अब इन चीज़ों को हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। यूनिवर्सिटी अब बाकायदा तौर पर डिग्रियां और इनक्यूबेशन सेंटर्स के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को और आम लोगों को आइडिया के जो भी आइडियाज़ होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट कुछ करना चाहता है या फिर कोई भी ऐसे रैंडमली कोई आइडिया लेकर आता है तो उसे फुल सपोर्ट करती हैं। आजकल एक बहुत बड़ी चेंज ये आ रही है कि चीज़ें बेचने की बजाय, यानी कि सेलिंग की बजाय सर्विसेज देने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए न्यू एडवांसमेंट लेकर आती है। जैसे जैसे हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू आइडियाज़ आते हैं। अब देखें, जापान में बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। अब ये तो एक मसला था, अब इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता था? इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बूढ़ों की देखभाल के लिए रिमोट नर्सेज बना दी गई। अब जहाँ पर ये होता कि जो यंग लोग हैं वो केयर टेकर बनते अपने ओल्ड लोगों के, तो क्या होता, उनकी इकोनॉमी स्टॉप कर जाती, उनके जो फ्रेश माइंड थे बच्चों के, वो उन्हें यूज़ ना कर पाते। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से किया कि रिबोर्ड्स बना दिए। तो बहुत अच्छी ये चेंज थी। इसी तरह हमारे पास ई कॉमर्स की और जो हमारे पास डब्ल्यू की ऐसी वेब्स हैं जहाँ पर हम बहुत इजीली, बहुत ही आसानी के साथ अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये एज है हमारे पास सोशल मीडिया की और इंटरनेट की। अब सवाल ये है कि हम एंटरप्रेन्योर कैसे बने? तो कुछ लोगों में बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी मिथ्स होती हैं। ये सोचना गलत है कि सिर्फ स्क्रैच से न्यू बिज़नेस बनाना पड़ेगा। कोई बिल्कुल आइडिया अनोखा होना चाहिए, या सिर्फ खानदानी बिजनेस में ही शामिल होना एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा स्टूडेंट्स कि आपने बिल्कुल ही कोई अनोखा काम करना है, या फिर आपकी अगर फैमिली में कोई एंटरप्रेन्योर था तभी आपने करना है। आप रीड बिटवीन द लाइंस, आप बिजनेस के अंदर से बिजनेस भी बना सकते हैं। मकसद ये है कि आपका जो आइटम है या आपकी जो सर्विस है वो माशरे की किसी न किसी ज़रूरत को पूरा कर रही हो या कोई ना कोई गैप को फिल कर रही हो। इसके बाद जो हमारे पास एक और मिथ है कि कोई प्रोफेशनल है, जैसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर बिजनेस नहीं कर सकता। आप किसी भी शोबे से हैं, आप किसी भी स्टेज पर हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए और आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए पैशन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं तभी आप बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर आप अगर पहले से डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर हैं तो आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। अब हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेज़ आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले हमारी आ जाती है एकेडमिक स्पिन आउट। तो एकेडमिक स्पिन आउट क्या होता है? जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी के दौरान ही डिग्री छोड़कर अपना वेंचर शुरू कर देते हैं। तो याद रखना है स्टूडेंट, इतनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये कि तमाम स्टूडेंट्स से ये पूछे जाते हैं। तो एकेडमिक स्पिन आउट क्या होता है? स्पिन कर देना, बिल्कुल ही उसे घुमा देना, अपनी स्टडी को छोड़ देना और एक नया वेंचर स्टार्ट कर देना। इसके बाद हमारे पास जो न्यू अप्रोच आती है वो है इनसाइड आउट। इसके अंदर क्या होता है? कि जब जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स या फिर अपनी जो
वीडियोस होती हैं, यूट्यूब वीडियोस, वहाँ से आइडियाज़ लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एट द एंड ऑफ स्टडीज़ अगर आपको जॉब नहीं मिलती या फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो आप इस काबिल होते हैं कि आप अपनी अर्निंग कर सकें और अपनी लाइफ के जो मामलात हैं उनको संभाल सकें। तो मेरे ख्याल से तो इनसाइड आउट सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अप्रोच आती है वो आउटसाइड इन अप्रोच। जब कोई नौकरी या फिर मिसाल के तौर पर जैसे कोई बिजनेस कर रहा है या फिर किसी की कोई जॉब है, उस शख्स से हम आइडिया लेते हैं, लेकर किसी यूनिवर्सिटी की इंक्यूबेशन सेंटर से मदद और रहनुमाई हासिल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपकी कैफेटेरिया के बाहर यूनिवर्सिटी के बाहर किसी ने एक कैफेटेरिया खोला है जहाँ पर वो एक बिल्कुल आम सा नाश्ता प्रोवाइड कर रहा है। आपने देखा कि वो इस आइडिया से ठीक ठाक अर्न कर रहा है। आपके पास अब ये क्वेश्चन आया कि जब आपकी यूनिवर्सिटी में ऑफ होती है या फिर ब्रेक होती है तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा सा लंच होना ज़रूरी है, या फिर स्टूडेंट्स को तलाश होती है एक अच्छे से लंच की। तो आपने क्या किया, आपने अपने उसी फ्री गैप को फिल करने के लिए, उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अच्छा सा लंच के लिए एक स्टॉल बना दिया। तो अब ये क्या हुआ, एक आइडिया ही था ना। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपके पास परमिशन नहीं होगी यूनिवर्सिटी के बाहर ऐसा कुछ काम करने की, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी से रहनुमाई लेंगे, अपने इंक्यूबेशन सेंटर से थोड़ी बहुत जो भी गाइडेंस है वो हासिल करेंगे। अब रिसेंटली ही हमने विज़िट किया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, सिस्टर्स हैं वो, जो अपनी फीसेस नहीं दे पा रही थी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। तो उन्होंने ही ऐसे ही एक लंच के लिए एक बिरयानी का स्टॉल लगाया और अब वो अच्छा खासा अर्न कर रही हैं और अच्छी खासी एक बिजनेस को रन कर रही हैं। तो इसी तरह के जो आइडियाज़ होते हैं वो हमें कामयाब भी बनाते हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंस भी देते हैं। अब यहाँ पर है इस्टेब्लिशिंग न्यू वेंचर। ऊपर हमने बात की थी ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमने स्क्रैच से ही बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन अगर हमें बिल्कुल स्क्रैच से ही बिज़नेस स्टार्ट करना पड़े तो वो क्या होता है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सिफर से स्टार्ट करना, इसे हम कहते हैं इस्टेब्लिशिंग न्यू वेंचर। इसमें से वक्त, पैसा और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, नाकामी के डर से मायूसी बढ़ सकती है। इंक्यूबेशन सेंटर मरहले में नेटवर्क बनाने या फिर जो हमारे कानून होते हैं, कानूनी और इंतज़ामी मसाइल हल करने में बहुत मदद करते हैं। शुरू में आपको मार्केटिंग की जो रियलिटी होती है उसका कुछ ज़्यादा इल्म नहीं होता। हुनरमंद जो लेबर्स होते हैं उनको तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी बिजनेस के अंदर जान पैदा करने के लिए एक अच्छी लेबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और फंड्स की भी बहुत कमी होती है और प्रोडक्ट्स के जो डिज़ाइन होते हैं उनकी जो मसाइल होते हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की कि न्यू वेंचर किसे कहते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना, फिर उसके अंदर हमारे मसाइल कौन से हो सकते हैं, फिर हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। स्टेजेस ऑफ न्यू वेंचर क्रिएशन। अब सबसे पहले जो इसका मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है वो है इंफॉर्मेशन सीकिंग। तो ये एमसीक्यूज आपका आता है कि जब भी हम न्यू स्टेज वेंचर स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट कौन सा होता है, मार्केट और कल्चर की मुकम्मल मालूमात हासिल करना, फ्रेम फेथ और अपने प्रोडक्ट्स का बिल्कुल एक वाज़े आइडिया होना ज़रूरी है। आप जो भी काम करने जा रहे हैं आपको उसकी मार्केट के अंदर क्या अवेयरनेस है, क्या प्लेस है, आपका कल्चर क्या है, और प्लस आपका जो बिज़नेस है उसके बारे में आपकी जो इंटेंशंस हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, प्लस आपका आइडिया कितना क्लियर है। तो ये वाली जो अवेयरनेस है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो 3 ही चीज़ें हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं, कल्चर, मार्केट अवेयरनेस, प्लस योर फ्रेम स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस एंड प्रोडक्ट आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विस मस्ट बी क्लियर। तो ये 3 ही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर ये शॉर्ट में आता है तो जस्ट आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। अब एक और पॉइंट है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमें उनकी जो सप्लायर्स हैं या फिर जो हमारे चैलेंजेस हैं उनका पहले से इल्म होना ज़रूरी है। और इसके अलावा बिज़नेस शुरू करने के बाद इसे एक्सपैंड करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए नेटवर्किंग करें और मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप सब स्टूडेंट्स के लिए एक ये भी है कि आप अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल पर बहुत फोकस करें, क्योंकि आपके सबको पता है कि हमारा जो व्यू का सिलेबस है वो बहुत पुराना है एज अ आईटी एक्सपर्ट। तो आपको सिर्फ इस पर लाए नहीं करना, बल्कि आपने अपनी डिग्री के साथ साथ आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है, अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा फ्रेम करना है। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और बहुत सारी चीज़ों में मास्टर कर लेंगे। तो आपके पास ये गोल्डन पीरियड्स होते हैं
4 ایئرس, تو ان 4 ایئرس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ 4 ایئرس آپ کے اگلے 40 ایئرس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب یہاں پر کچھ اہم پوائنٹس ہیں, ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے ہی ہمارا جو کوئی بھی بزنس ہے اسے شروع کرنے سے پہلے ہمارے جو سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ہمارے جو بنیادی انٹینشنز ہوتی ہیں ان کو مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے. ایک کامیاب بزنس پلان بنائیں اور اس میں اس چیز کو بھی شامل کریں کہ وسائل کیسے حاصل کیے جائیں گے. اکثر لوگ صرف کامیاب لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں لیکن ان کی جد و جہد کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے راتوں رات کامیابی نہ ملنے پر وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں, آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہی ہے, وہ ایک اچھا یوٹیوب ہے, وہ یوٹیوب چینل چلا رہا ہے, وہ اچھی خاصی ارننگ بھی کر رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اسی سے آئیڈیا لے کر کوئی نیا سبجیکٹ پڑھانا اسٹارٹ کر دیا یا پھر کوئی ایسا ایشو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو اب کیا ہوگا کہ ہر چیز وقت لیتی ہے. آپ کے پاس ویوز نہیں آئے, آپ کے پاس سبسکرائبرز نہیں آئے تو آپ فرسٹریٹ ہو گئے. آپ نے کہا کہ میرے سامنے والا بھی بالکل ایسا ہی کر رہا ہے اور وہ اچھا خاصا ارن کر رہا ہے لیکن میں تو کامیاب نہیں ہو رہا. تو آپ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں, کنسسٹینسی بہت ضروری ہے. کنسسٹینسی کی وجہ سے آپ ریس کو ون کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرپرینیورشپ میوپیا. تو انٹرپرینیورشپ میوپیا کے اندر یہ چیزیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ ہم سکسیزفل لوگوں کی کہانیاں تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی جو جد و جہد ہوتی ہے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بائنگ این ایگزسٹنگ بزنس, اگر آپ نیا بزنس اسٹارٹ کرنے کی بجائے چلتا ہوا بزنس ہی خرید لیں تو یہ بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. آپ کو جو انڈسٹری ہے اس کا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ایکسپیرینس ہو تبھی آپ کسی بھی چلتے ہوئے کاروبار کو خریدیں. اس کے بعد جانچ پڑتال کرنا کہ کیا اس بزنس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے, اور اس چیز کا انالیسس کرنا کہ کسٹمر کون سے ہیں اور مارکیٹ کے ٹرینڈز کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ادائیگیاں ہوتی ہیں, لیبلٹیز اینڈ ریسیویبل, تو ہمیں ان دونوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ کے جو قرضے ہیں یا پھر آپ کی جو بھی رقوم آپ نے ایٹ دا مومنٹ دینی ہے یا بعد میں دینی ہے اس کو کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے. اس چیز کا مکمل نالج ہونا ضروری ہے. اور اگلا پوائنٹ آپ کے پاس ہے, کیا یہ بزنس خریدنا آپ کے کرنٹ بزنس کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے, اور اس جو بزنس ہم خریدنے جا رہے ہیں اس کا برانڈ امیج کیا ہے اور اس کی گڈ ول کیسی ہے. تو یہ چیز بھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا بزنس خرید لیں جو آپ کی جو کرنٹ ہے سچویشن ہے اس کو ڈیورسیفائی نہ کر رہا ہو اور آپ کا سر درد بن جائے. نیکسٹ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز آف بائنگ این ایگزسٹنگ بزنس. اگر چلتا ہوا کاروبار خریدتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. کامیاب بزنس آگے بھی منافع دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی لوکیشن ہوتی ہے, ملازمین ہوتے ہیں, جو سپلائرز ہوتے ہیں, مشینری ہوتی ہے وہ پہلے سے سیٹ ہوتی ہے, کوالٹی کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس انوینٹری موجود ہوتی ہے. پرانے جو مالک ہوتے ہیں ان کا تجربہ اور نیٹ ورک, یعنی کہ جتنی بھی ان کا نیٹ ورک بنا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں آپ کے کام آ جاتی ہیں, اور آپ کا نیا بزنس کھڑا کرنے کا جو وقت ہوتا ہے, جو آپ کی کوسٹ ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے, اور آپ کو بنے بنائے کسٹمر مل جاتے ہیں. اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے جس چیز کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی تو ہوتے ہیں. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چلتا ہوا بزنس خریدتے ہیں تو ہمارے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں, جو کاغذ ہوتے ہیں وہاں پر تو آپ کو منافع دکھایا جاتا ہے, ہمارے پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے, لیکن حقیقت میں خسارہ ہو سکتا ہے. بزنس ماڈل یا پھر لوکیشن خراب ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ مشینیں اور جو انوینٹری ہے وہ بہت زیادہ پرانی ہو, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ کوئی ایسا ڈیبٹ ہو جو چھپا ہوا ہو. اب چھپے ہوئے جو ڈیبٹس ہوتے ہیں, جو قرضے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بہت زیادہ لاس دیتے ہیں اور بالکل آپ کا آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ آپ کا دیوالیہ کر سکتے ہیں. آپ شاید اب یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ مہنگا بزنس خرید لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برانڈ کا نام خراب ہو چکا ہو اسی وجہ سے وہ سیل کرنا چاہتا ہو, یا پھر پرانے اور اچھے ملازمین جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہوں, یا پھر جو پارٹنرز ہیں وہ مسئلہ کر رہے ہوں. تو آپ نے ان چیزوں کو بہت زیادہ مائنڈ میں رکھنا ہے. دیکھیں میں نے اوپر بھی بات کی تھی کہ ایک کامیاب بزنس کے لیے ایک اچھی لیبر کا ہونا ضروری ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب جو ایگزسٹنگ امپلائز ہیں وہی چھوڑ جائیں گے تو اگلے بندے کے پاس کوئی بھی راستہ ہی نہیں بچتا, وہ کہتا ہے کہ میں بزنس کو سیل کر دوں. تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اب یہاں پر وہی بات کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی بزنس بک کیوں رہا ہے, تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اب
वहाँ ऊपर तो हमने बात की ना कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती हैं या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता किन चीज़ों की वजह से। अब हम देखते हैं कि अब देखिए नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड भी तो होती है ना आपके लिए। अब वो क्या हो सकती है, मे बी जो मालिक है बिजनेस का वो बीमार हो जाए, या मालिक का किसी और शहर या मुल्क में शिफ्ट हो जाना अचानक से, और इसके साथ साथ जो मालिक है वो किसी और अच्छी कंपनी से उसे ऑफर मिल जाए बिजनेस का। उसके लिए देखें ना, उसकी एंड पर मुनाफा बख्श नहीं है, लेकिन आपके साथ अगर आप उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसी तरह एक और जो हमारे पास हो सकता है कि फ्रेंचाइज का कनेक्ट खत्म हो जाना, या फिर मालिक को लगना कि उसके जो बिजनेस है उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। तो ये तमाम चीज़ें तो उस बिजनेस के मालिक के लिए हैं, हो सकता है ये तमाम चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो जाएं। तो ये भी एमसीक्यूज में नहीं आता, लेकिन मे बी अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड पेपर हुआ तो ये चीज़ें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब हमने पढ़ना है एग्जामिन द फाइनेंशियल डेटा। अब हम फाइनेंशियल डेटा को किस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं, तो इसके लिए ये है कि पिछले 5 साल की जो फाइनेंस स्टेटमेंट्स हैं और टैक्स रिटर्न्स हैं उनको चेक करना चाहिए। ये चीज़ आपके पेपर में आती है कि हमें कितने साल पुराने डेबिट्स को चेक करना चाहिए, तो हमें 5 साल के जो पुराने डेबिट्स हैं या फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करना चाहिए। याद रखें कि आपका जो डेटा है वो मिसलीडिंग भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये वाला जो एमसीक्यू से मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टैक्स रिटर्न फॉर पास्ट 5 ईयर्स। अब आपका किस तरह से आपको मिसलीडिंग डेटा हो सकता है। तो सबसे पहला ये है कि आपके जो एसेट्स हैं वो ओवर वैल्यूड दिखाई जाए, आपके असासों की कीमत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया हो, जो एक्सपेंसेस हैं इखराजात हैं वो छुपाए हों या फिर गलत लिखे हों, और आमदनी की जो रिपोर्ट है वो कम ऐड की जाए, और इसके साथ साथ जो कर्जों का जो छुपे हुए कर्जे हैं वो गलत लिखे जाएं या फिर उनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम करके दिखाई जाए। और इसके अलावा ये है कि आपको असली कीमत जानने के लिए इन वैल्यूज़ को दुरुस्त करके एडजस्ट करना पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एंड इवेल्युएटिंग अवेलेबल बिजनेस। अब हम जो अवेलेबल बिजनेस हैं उनको किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, बल्कि प्रोफेशनल जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, आपके वकील होते हैं या इस फील्ड के माहिरीन हैं, उनकी आपने सर्विस लेनी है। इन तमाम जो मैंने ऊपर डिस्कस किए उन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर फिर आपने सोचना है कि आप इस बिजनेस को ऑन करेंगे या नहीं। अब इवैल्यूएशन मेथड हमारे पास कौन से हो सकते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। एसेट बेस्ड इवैल्यूएशन अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि असासों की कीमत लगाई जाती है। ये खरीदने के लिए अच्छा है, लेकिन बेचने के लिए अमूमन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। जो खरीदार होता है ना उसके लिए ये वाली चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। अब मार्केट बेस के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं कि मार्केट में इस तरह के बिके हुए दूसरे कारोबार की कीमत को देखना। पाकिस्तान में इस तरह का डेटा जो है वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। जो एक पॉइंट पर लग गया है बस फिर वो उसी ट्रैक पर चलता रहता है, तो हिलते नहीं है। अगर कोई कामयाब हो जाता है तो वो अगले मौक़ तलाश करना बंद कर देता है, और यही पाकिस्तान का अलमिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अर्निंग बेस्ड इवैल्यूएशन। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि मुस्तकबिल में होने वाली जो मुनाफा है उसका हम पहले से ही हिसाब लगा लेते हैं कि हमें कितना मुनाफा हो सकता है या किस तरह से हो सकता है। कैश काउ फ्लोट इवैल्यूएशन अप्रोच। इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि पिछले कैश काउ की बुनियाद पर मुस्तकबल की कैश काउ का अंदाज़ा लगाना। इसके लिए हमारे पास एक माहिर अकाउंटेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उन एंटिटीज़ को अगर हमें देखना है कि जो चीज़ें हमारे लिए मुनाफा बख्श हैं तो जाहिर सी बात है उसका एक्सपर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ फ्रेम कैपिटलाइजेशन ऑफ रेट। कैपिटलाइजेशन हमारे पास वो रेट होता है जिस पर बिजनेस अपनी अर्निंग को दोबारा इन्वेस्ट करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि कैपिटलाइजेशन हेयर इज कंसीडर्ड एज अ रेट एट विच बिजनेस री इन्वेस्ट इट्स अर्निंग। ये एमसीक्यू हिसाब से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रिस्क ज़्यादा हो तो कैपिटल रेट कम हो जाता है और बिजनेस की ग्रोथ वैल्यू कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये आपसे ना डिफरेंट सिनेरियोज में पूछा जाता है। आपको अब आइडिया होगा कि मैनेजमेंट जो आपके पास मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके किस तरह से बिजनेस आते हैं। आपके पास छोटे एमसीक्यूज आते हैं, आपके पास छोटे छोटे सिनेरियोज बना दिए जाते हैं। अब इस सिनेरियो के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही आप याद रखें कि अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है किसी भी बिजनेस में, तो यानी कि लॉस का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो कैपिटल रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और बिजनेस की जो ग्रोथ वैल्यू है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। अगर
रिस्क कम है और तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, हमारे जो बिजनेस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट, जो चीज़ मैंने ग्रीन से हाईलाइट की होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये वाला जो आपका टॉपिक है इस लेसन की ये जान है। मैक्सिमम जो आपके एमसीक्यूज हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन वैल्यूइंग अ बिजनेस। जब भी हम किसी भी बिजनेस को वैल्यू करते हैं तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब ये चीज़ भी आपकी काफ़ी वैल्यूएबल है कि सिर्फ हिसाब किताब होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ हिसाब किताब ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये भी देखें कि मार्केट में कितना कंपटीशन है, कस्टमर्स की जो बेस है वो कितनी है, या ये कि क्या इस बिज़नेस में हमारे सोसाइटी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आ रही है। इसके अलावा जो हमारे रेंट्स हैं और हमारी जो सप्लाई है उसके एग्रीमेंट को चेक करें। मजदूर जो यूनियन होती हैं, जो आपकी लेबर यूनियंस होती हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से चेक करें। इसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है, स्पेशली जो बिल्डिंग की सिचुएशन है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी, अगर आप इस बिज़नेस को खरीदते हैं तो इस बिल्डिंग के खस्ताहाली पर कितना खर्च आएगा। और ये भी देखें कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट की कीमत को सेट कर सकते हैं। ये ना हो कि मार्केट के अंदर बस एक ही रेट सेट हो और आप उसी के अकॉर्डिंग चलते रहें। आगे है निगोशिएटिंग एंड क्लोजिंग द डील। तो आपने निगोशिएट किस तरह से करना है, फैसला करें कि आप सिर्फ खरीद रहे हैं या पूरा बिजनेस का जो एसेट है, ये टोटल वैल्यू है, वो भी खरीद रहे हैं। अब देखें ना, इन दोनों में फ़र्क होता है। सिर्फ खरीदना क्या होता है कि आप उसकी जो नाम है या फिर ब्रांड है या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद रहे हैं, लेकिन एक पूरे बिजनेस को खरीदना ये होता है कि उसके जो कर्जे हैं, जो उसका तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो उसके एसेट्स हैं या फिर उसकी टोटल एंटिटीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों को आप खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले है टर्म ऑफ परचेज के अंदर आ जाता है एसेट परचेज आर टोटल एंटिटी, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेमनिफिकेशन क्लॉज। तो अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये लिखवाते हैं मुआहदे में, ये लिखवाना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि अगर बेचने वाले की किसी गलती या किसी भी बात को अगर छुपाया गया तो खरीदार को नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार बेचने वाला होगा या खरीदने वाला। अब मिसाल के तौर पर ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी भी सप्लायर को जो गलत माल था वो प्रमोट कर दिया, या फिर उनको कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, अब मेरे माइंड में कोई नहीं आ रही। तो आपने जो बिजनेस खरीदा तो आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ मिसाल के तौर पर आपने अपने पिछली, जो आपका पहले बिजनेस वाला है उसने पिछले 4 महीनों का बिल पे ही नहीं किया, तो आपको पता है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें कितने ज़्यादा बिल आते हैं। तो आपके पास अब 3-4 मंथ बाद आपको ये पता चला कि आपकी जो सारी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो तो कट कर लिए गए हैं और आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ गया। तो अब इस पॉइंट पर बात आती है कि ये नुकसान कौन भरेगा। कागज़ों में तो आप मालिक हैं, लेकिन पहले 3 महीनों की जो जवाबदेही है वो कौन करेगा। तो ये वाली चीज़ को आपने बहुत एफिशिएंटली और बहुत जल्दी से इस चीज़ को आपने टैकल करना होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पेमेंट इन फुल और पार्शियल पेमेंट ओवर। तो इसके अंदर ये है कि हमारे जो एक्सपर्ट है ना वो हमें यही रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदें उसकी फुल वैल्यू ना दें, जितनी भी उसकी कीमत है वो एक ही बार पे ना करें, बल्कि 30 to 40% एडवांस दें और बाकी रकम 1 साल से ज़्यादा अरसे पर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में दे। तो एमसीक्यूज के आते हैं कि एक्सपर्ट क्या रिकमेंड करते हैं कि फुल पे ना करें। दूसरा एमसीक्यूज ये है कि कितनी पेमेंट देनी चाहिए, 30 to 40% देनी चाहिए, और कितने साल में देनी चाहिए, तो मोर देन 1 ईयर देनी चाहिए, और कितनी इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए, तो 3 से 4। क्लोजिंग द सेल, अब आपने इस सेल को क्लोज कैसे करना है, किसी भी तीसरे फरीक को, जैसे किसी लॉयर को अंदर डालना है और इसके ज़रिए अपनी डील को मुकम्मल करना है। जो सारे कागजात हैं आपके, बिल ऑफ सेल है, टैक्स सर्टिफिकेट्स हैं, और जो आपकी गारंटीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से जांचना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें।